नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में एक नहीं दो नहीं हमारे पास कई साइकोलॉजिस्ट हैं जो अपनी टिप्पणियां देंगे स्ट्रेस पर। स्ट्रेस एक बहुत छोटी चीज़ है, इस पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी भी होंगी, लेकिन आज जो हमारी वीडियो है वो एक अपने आप में एक डिफरेंट एस्पेक्ट रखती है क्योंकि सभी साइकोलॉजिस्ट अपने अपने विचार रखेंगे एक पर्टिकुलर एज पे। हम हायरार्की में चलेंगे, चाइल्डहुड, टीन एज, अडल्टहुड, ओल्ड एज, सब पर बात करेंगे एंड आपको पता चलेगा कि किस किस एज ग्रुप में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके से हमें फेस करने चाहिए या किस तरीके से हम इग्नोर कर देते हैं। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। तो हमारे साथ सबसे पहले हैं नाज हमारी बहुत ही इंटेलिजेंट इंटर्न है और इनसे मिलने के बाद इन्होंने बहुत कुछ सीखा है ऑफ कोर्स। एंड इस पॉडकास्ट में हम सोच रहे हैं नाज अपने विचार रखें अच्छे से और इन्होंने इस चीज़ पर रिसर्च भी की है। और तो नाज, हम शुरू करते हैं। तो दीक्षा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। तो आज का जैसे कि हमारा टॉपिक स्ट्रेस है और बेसिकली मैं स्ट्रेस एज एन चाइल्डहुड पे कवर करूँगी। तो देखो, मैं आपको एक स्टार्टिंग का पर्सपेक्टिव बताती हूँ। देखिए, मोस्टली हमारे लाइफ में ऐसा देखा जाता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि अगर स्ट्रेस है ना तो वो किसी एडल्ट को ही हो सकता है, जिसे अपनी फैमिली संभालनी है, जिसे अपना बाकी का सोशल लाइफ देखनी है, इकोनॉमिक लाइफ देखनी है, सब कुछ देखना है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि स्ट्रेस जो है वो किसी को भी हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है। और इस चीज़ का जो पूरा का पूरा इफेक्ट होता है वो एक्सपोजर का होता है कि आप किस चीज़ से किस उम्र में एक्सपोज किए गए हो। अब जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अपनी फीलिंग्स को नहीं बता सकता किसी को या अपने आप को ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अपनी इनिशियल एज में ये सब चीज़ें सीख रहा होता है। अब इस टाइम पे अगर उसे किसी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही है और वो उस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो ये आगे जाके उसकी लाइफ में काफी इफेक्ट डालेगा। अब यही चीज यहीं से ही स्ट्रेस का नाम लेना शुरू कर देती है। इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारी जो डेवलपमेंट की एजेस होती हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक रहती है। लाइक हमारी जैसे काफी सारी स्टेजेस रहती है, ओरल स्टेज, लेटेंसी स्टेज, फेलिक स्टेज, एनल स्टेज। तो ये सब जो है वो हमारी अर्ली लाइफ में ही रहती हैं और इनमें हमारा डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये नहीं हो तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण बन सकती है। क्यों? क्योंकि ये में भी क्या करेगा, आपको औरों से अलग कर देगा। इसके अलावा हमें स्टार्टिंग से ही एक सोसाइटी के स्टैंडर्ड में फिट इन होने का कंपटीशन आ जाता है। आप आज के टाइम पे तो ये देखोगे कि एक 9-10 साल के बच्चे को भी इतनी समझ है कि उसे सोसाइटी में फिट इन होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो स्टार्टिंग से लेके 7 या 8 साल की एज तक हमारी जितनी भी पर्सनैलिटी होती है उसकी डेवलपमेंट भी हो जाती है। तो उसमें हमारे क्या कोर वैल्यूज हैं, क्या कोर स्केमास हैं, ये सब देखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो अब हमारे जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो फैमिलीज में रहते हैं। अब फैमिलीज में अगर वो ये चीज़ देख रहे हैं कि लोग आपस में लड़ रहे हैं या लोगों की आपस में बनती नहीं है या उसके मम्मी पापा ही कभी कभी लड़ रहे होते हैं या फिर छोटी एज में किसी बच्चे के पेरेंट की डेथ हो जाती है या फिर उसे अबैंडन फील होता है या पेरेंट्स बिजी होते हैं, ये सब भी ऐसे कारण हैं जो कि उनमें एक फीलिंग ऑफ टेंशन या वरी जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण बन सकते हैं। उसके अलावा एक हमारा डिसऑर्डर रहता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये भी देखो, कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट है वो किसी की भी जिंदगी में हो सकता है, एक 4 साल के बच्चे की जिंदगी में भी और एक 60 साल के इंसान की भी जिंदगी में। तो फिर इस चीज से भी अगर कुछ ऐसा उसकी जिंदगी में हो जाए तो भी वो एक स्ट्रेस का कारण बन सकती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
जैसे कि आपने कहा कि कई सारे इवेंट्स आपने बताए जो कि बहुत अच्छे आपने एक्सप्लेन किए, फैमिली में किसी की डेथ हो जाना एंड ये सब, लेकिन आप जनता को क्या ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक नॉर्मल किसी की डेथ हो जाती है, सबको चिंता तो होती है क्योंकि हमारी अटैचमेंट बन ही जाती है, ह्यूमन नेचर है, तो वो स्ट्रेस का रूप कब लेगा? वो स्ट्रेस का रूप देखो, एक छोटा बच्चा है, उसकी मम्मी उसकी केयर करती है। अब सपोज करो कि उसकी मम्मी ही रहती है उसके साथ पूरे दिन और उसके पापा काम पे जाते हैं। अब वो बच्चा घर में अकेला है और कोई अगर उसका रिलेटिव भी उसे देख रहा है, जैसे दादा चाची ताई जी वगैरह कुछ भी, लेकिन एक वो जो लव ऑफ फीलिंग है वो मदर के अलावा कोई नहीं दे सकता। ये तो इस चीज से तो आप भी एग्री करोगे। True. तो अगर ऐसे स्टेज पे बच्चे के अराउंड कोई भी ऐसा लविंग बीइंग नहीं है, देखो लविंग बीइंग होगा एज अ फैमिली मेंबर, वो उसके लिए प्रेजेंट होगा, बट जो चीजें वो बच्चा अपनी मदर के साथ वो कर पाएगा, मे बी उसे उस चीज से उभरने में ही या उस चीज से ओवरकम करने में ही इतना टाइम लग जाए कि हम नहीं जान पाएंगे। और अगर वो बंदा उस चीज को ओवरकम नहीं कर पा रहा है और वो इस बारे में किसी से बात नहीं कर पा रहा है, अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रहा है, अपने किसी चीज के लिए हेल्प चाहिए उसे, वो नहीं मांग पा रहा है, तो मे बी उसे इस पॉइंट पे ये चीज काफी ज्यादा हॉन्ट करेगी और यही चीज उसके फ्यूचर पे भी इफेक्ट करेगी। इसलिए अगर हमें कोई भी दिक्कत होती है स्टार्टिंग से, चाइल्डहुड से, तो हमें उस चीज की जो एक वो होती है प्रेजेंस को स्टार्टिंग में ही एक्नॉलेज कर लेना चाहिए, ताकि आगे जाके उसकी डेवलपमेंट में कोई दिक्कत ना हो और वो चीज उन्हीं टाइम में, उसी टाइम स्लॉट में ठीक करी जा सके। देखो अब हम हर एक चीज का क्योर तो नहीं लेके आ सकते, क्यों? क्योंकि लाइफ हमारी है वो इवॉल्व होती रहती है, चेंज होती रहती है, बट हम उसे एक अंडर कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि हम एटलीस्ट ये इंश्योर कर सके कि वो उसकी डेली लाइफ की फंक्शनिंग में इफेक्ट नहीं कर रही। ट्रू, ये बात आपने जो आखिरी में कही है सबसे बेस्ट है कि जब तक डेली लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ रही है तब तक हम ऐसा जरूरत नहीं है कि भाई इस चीज पे जागरूकता लाई जाए। डेली लाइफ जब हमारी इम्बेलेंस होना शुरू करती है तब हमें जब सतर्कता ले लेनी चाहिए। यू आर वेरी ट्रू देयर। ओके, तो आपने बिल्कुल सही कहा, हर चीज बताई। तो अब आप थोड़ा सा इस बारे में बता सकते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं कि थोड़ा बच्चे के स्ट्रेस को समझा जा सके और उसको इम्प्रोवाइज किया जा सके? हाँ, तो देखा जाए कि हमें ओवरकम कैसे करना है इन सब चीज़ों को, तो देखो किसी भी चीज़ का जो रूट कोज होता है उसके कुछ ना कुछ तो इफेक्ट्स रहते ही हैं। जैसे आप कोई पौधा भी उगाते हो तो ऐसे ही नहीं कि वो अपने आप हो गया, आप उसके लिए बीज बोते हो। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ हुई है या अगर कोई भी ट्रोमेटिक इवेंट हुआ है या बच्चे को बुरा फील हो रहा है, तो उसके बिहेवियर में ना चेंजेस दिखने लग जाते हैं। जैसे कि वो गुस्से में रहने लग जाएगा या वो सबसे डिटैच हो जाएगा या वो किसी से बात नहीं करेगा या कुछ भी नहीं बोलेगा घर में। तो ये छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, इन चीज़ों का ना पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे साइकोलॉजी में भी आप जानते ही होंगे कि कितने सारे ऐसे डिसीजेज होते हैं जो कि काफी बड़ी एज तक हम लोग डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप ऑटिज्म लगा लो या फिर ओसीडी वगैरह लगा लो या फिर और कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो फिर इन चीज़ों के लिए जो छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं, इन चीज़ों के बारे में ना पेरेंट्स को पता होना चाहिए ताकि वो उसको अर्ली स्टेज पे ही एक एक्सेस कर सके कि हाँ ऐसा भी हो सकता है और एक पॉसिबिलिटी मांग सके। इसके अलावा अगर वो बच्चा थोड़ा सा भी सोसाइटी से अवे है या अपने आप को आइसोलेट करने का ट्राई कर रहा है या फिर चुप रहता है या कुछ भी कर रहा है, तो इस पॉइंट पे पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए और बच्चे से प्यार से बात करनी चाहिए। कभी भी उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करवाना चाहिए जहाँ पे उसे सप्रेस्ड फील हो या जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर सके। उसके साथ डोमिनेंट ना रह के हमें उसे प्यार से समझाना चाहिए कि किसी भी चीज़ के क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं और इन चीज़ों से कैसे डील करना है। देखो एक ना इसमें एजुकेशन का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कि अगर हम बच्चे को स्टार्टिंग से ही कुछ चीज़ों के बारे में एजुकेट करेंगे और उनमें वो वैल्यूज़ को डालेंगे तो फिर वो समझेंगे इस चीज़ को
और अगर कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा सिवियर हो रही है तो बिना किसी स्टिग्मा के हमें एक थेरेपिस्ट या काउंसलर को कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर किसी बच्चे को बुखार होता है तो भी हम उसे डॉक्टर के पास लेके ही जाते हैं। तो इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है कि अगर आपको अपने बच्चे को थेरेपिस्ट के पास लेके जाना पड़ रहा है या कुछ भी है तो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, स्टिग्मेटाइज हटाना चाहिए कि मेंटल हेल्थ इशू सिर्फ एक बुखार की तरह ही लगा लेना चाहिए हमें कि भाई ठीक है, नॉर्मल कुछ दिक्कत हुई है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं उसको डेली लाइफ में, तो दिखाना चाहिए। यानी एक आपने पोन्स एंड कॉन्स वाली बात की, वो भी बहुत ट्रू बात है। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। जैसे कि आप अपने बच्चे को, जैसे आमतौर पर क्या होता है, बच्चे को डांट देते हैं, तुम्हें यहाँ नहीं जाना, तुम्हें ये नहीं करना, अच्छे नंबर लेके आओ वरना ये हो जाएगा। उससे क्या होता है, बच्चा अच्छा ऐसा है तो करेगा नहीं, डर के मारे कर देगा तो कब तक करेगा, क्योंकि डर के मारे था। लेकिन बच्चे को बताना चाहिए इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान है, नाउ इट्स अप टू यू, तुम्हें करना क्या है। और इसके अलावा एक ये भी चीज रहती है कि अगर वो बच्चा उस काम को बता के नहीं करेगा तो वो छुप के कर लेगा। और आप ये चीज नहीं चाहेंगे कि आपकी प्रेजेंस के बिना या आपकी अवेयरनेस के बिना आपका बच्चा किसी प्रॉब्लम में हो और आप उसकी हेल्प भी ना कर पाओ, क्योंकि ये चीज भी आगे जाके काफी ज्यादा ट्रॉमा में मैनिफेस्ट करती है। थैंक यू सो मच नाज, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप ऑडियंस को अच्छे से समझ में आएगा कि चाइल्डहुड ट्रॉमा या चाइल्डहुड स्ट्रेस किस तरीके से होता है और किस किस तरीके से हम अवेयरनेस ला सकते हैं इसमें। थैंक यू। तो ठीक है दोस्तों, आज आपने सीखा कि चाइल्डहुड स्ट्रेस के बारे में क्या कुछ है। अब हमारे सामने बैठे एक साइकोलॉजिस्ट मिस्टर मोहित, ये हमें बताएंगे एडोलेसेंस एज के बारे में। वैसे तो एडोलेसेंस एज यानी कि टीन एज खुद ही एक अपने आप में इतना बड़ा स्ट्रेस है, और ऑनेस्टली बताऊं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अगर किसी को होता है तो वो टीनेज एज में ही होता है। तो उससे अवेयर हमें कराएंगे मिस्टर मोहित। वो बताएंगे क्या क्या स्ट्रेसेस यहाँ पे बच्चे सामना करते हैं, किस किस तरीके की डिफिकल्टीज उनको आती हैं और किस तरीके से वो कोप अप कर सकते हैं। तो अगर आप एक टीनेज हैं तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, और अगर आप एक टीनेज पेरेंट्स हैं तब तो और भी ज़रूर देखना चाहिए। तो करते हैं मिस्टर मोहित हम स्टार्ट। जी दीक्षा जी, आप बिल्कुल बहुत सही बात बोल रहे हैं कि आज के जो समय है उसके अंदर जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी हम सब जानते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वर्किंग है, जो मदर है और फादर हैं दोनों ही आजकल काम कर रहे हैं, जिस वजह से बच्चे पे ध्यान दिया नहीं जाता है। हालांकि पहले भी नहीं दिया जाता था, बट आज इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो चुका है पेरेंट्स का कि वो अपने बच्चे के ऊपर ध्यान ना देने की वजह से बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर देते हैं। तो हमारे जो बच्चे होते हैं, जो टीनेज हमारा जो होता है वो लगभग 12 से लेके 19 साल की एज तक होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि एक हमारे आता है कंपटीशन की भावना, हमारी जेलसी की भावना इस स्टेज में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जहाँ पे कंपटीशन होता है वहाँ पे जेलसी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में पाई जाती है बच्चों में, जो हालांकि हमारे अंदर मतलब जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट होता है उसी से आती हैं वो सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे। और आज के समय में जैसे हम दूसरी बात करें तो सोशल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि बच्चे घर से बाहर निकलना ही बंद हो गए हैं। पहले हालांकि टीवी देखते थे, अभी मुझे जैसे याद है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे टाइम पे इतना फ़ोन नहीं होता था। जब मैं 16-17 साल का था तो हमारे टाइम पे फ़ोन नहीं होता था, लेकिन हमको याद है कि हम टीवी बहुत ज़्यादा देखते थे। तो उस टाइम पे भी जो हमारे उस टाइम पे ये बातें चल रही थी कि तुम बाहर खेलने नहीं जाते हो, मतलब हमारे जो ग्रुप था, हमारे फ्रेंड सर्कल था, उसमें ये उनके पेरेंट्स बोलते थे कि आप लोग मतलब उनके बच्चे घर से बाहर खेलने नहीं जाते हैं, सारे दिन टीवी में देखते थे। हालांकि कंप्यूटर भी आ चुके थे उस टाइम तक, तो वीडियो गेम्स, कंप्यूटर पर गेम्स, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका वहाँ हो चुका था। लेकिन आप अब ये चीज़ समझिए कि अभी जो स्थिति है वो और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि आप ये सोचें कि हम को जहाँ 19 साल की उम्र में फ़ोन मिलता था, वहाँ पे आज एक 12 साल के बच्चे के पास फ़ोन है। 8-9 साल के बच्चे के पास भी है सर आजकल। तो 8 साल का जो बच्चा है उसके पास भी है। बल्कि आप ये चीज़ सोचिए कि जब बच्चा पैदा होता है उसके 2 साल बाद ही बच्चे के हाथ में फ़ोन आता है। हर पेरेंट्स अपनी मतलब जो मदर होती है, वो मदर क्या बोलूँ, फादर भी, क्योंकि टाइम है नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो टाइम है नहीं,
तो पहले ही फ़ोन दे देते हैं कि बच्चा कम से कम शांत तो होगा, क्योंकि उनको आई थिंक उनको हैंडल करने में थोड़ी परेशानी होती है। एक तो टाइम की कमी, जैसे मैंने पहले ही बताया, और दूसरा उनको मतलब अपनी बिजी लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है कि उनको थोड़ा सा आइडिया ही नहीं लग रहा है कि उनको अपने बच्चे को भी थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है। मिस्टर मोहित, जैसे कि आपने कहा था कि कंपटीशन वाले मुद्दा आपने रखा था, तो हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा डेप्थ में बताइए किस तरीके, जैसे कि जहां तक मुझे पता है कि कंपटीशन जब ज्यादा भावना बढ़ती है ना, तो एक जेलसी वाला फैक्टर और बढ़ता है। एंड जेलसी जब बहुत पीक पर होती है तो बच्चा प्रोग्रेस करने की बजाय शायद ग्रोथ ही नहीं कर पाता है, ग्रोथ का लेवल शायद उसमें होता ही नहीं है। तो क्या आप ये ऑडियंस को अच्छे से बता सकते हैं? जी देखिए, हमारा जो कंपटीशन लेवल होता है वो आज के टाइम पे, आप जैसे आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो जेलसी की भावना है वो भी और ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, आप एक चीज़ सोचिए, जो बच्चा स्टार्टिंग से ही फर्स्ट आ रहा है, हर कोई उससे खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है कि वाह मेरे बेटे ने तो फर्स्ट पोजीशन लेके आया है, या मेरी बेटी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सबको बताते हैं वो लोग। और उस बच्चे के मन में एक चीज़, एक भावना आ जाती है कि अब मेरे को और अच्छा करना है, मेरे को प्राउड महसूस करवाना है अपने पेरेंट्स को। वो जो भावना इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है एक टाइम पे कि अगर वो फेलियर अगर देखे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो फेलियर देखता है तो उस समय वो बहुत ज़्यादा, उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत होती है। वो आप ये समझिए कि अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मैं फर्स्ट आ रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम नहीं आए, तो उसकी कितनी ज़्यादा इंसल्ट होगी। हालांकि कोई करेगा नहीं, लेकिन वो बच्चा अपने मन में ये चीज़ मन में बिठाएगा कि हाँ, और कि मेरे अंदर मतलब कमी है कुछ, मैं क्यों नहीं आ पाया। इससे दूसरा जो इंसान है जो फर्स्ट आया होगा, उसके प्रति बहुत ज़्यादा जेलसी की भावना होती है। इस एज में अपने फ्रेंड्स के साथ भी जेलसी की भावना आ जाती है कि वो मुझसे आगे क्यों निकल गया, उसको हमेशा दबाने की कोशिश करेंगे। वो उन चीज़ों से उभरने की बजाय उन चीज़ों को और ज़्यादा अपने अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा अंदर अपने ले लेंगे, जिस वजह से उनकी जो लाइफ है आगे की, फ्यूचर लाइफ का तो आपको पता नहीं, लेकिन खराब जरूर हो जाएगी। तो पेरेंट्स को यहाँ पे ये चीज़ें समझनी चाहिए कि हालांकि आप बता रहे हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर करना कितना ज़रूरी है, हम मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप हमसे टिप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं कि उनसे बीच बीच में बात करते रहें कि बेटा आप क्या करना चाहते हो, आपका मन तो लग रहा है पढ़ाई में, नहीं लग रहा है तो हम और क्या, किस वे से इसको ठीक कर सकते हैं। तो बातों से, इन सारी बातों से एक बच्चे में मोटिवेशन की भावना आती है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में खड़े हैं। अगर वो सपोर्ट में खड़े हैं तो वो उस दुनिया से भी लड़ जाएगा या लड़ जाएगी। तो यहाँ पे पेरेंट का एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल आता है कि वो अपने बच्चों को समझें और उनको, उनकी जो स्किल्स हैं, उनका जो इंटरेस्ट है, उनको आगे बढ़ाने में मदद करें। कंपटीशन तो चलता ही रहेगा, हालांकि आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप खुल चुके हैं, जैसे कि डिज़ाइनिंग में हो गया या फिर अपनी आर्टिस्टिक हो गया, तो यहाँ पे भी स्कोप है, पैसा भी है। तो आप अपने स्किल्स पे, अपने इंटरेस्ट पे अगर काम करते हैं तो आप और बेहतर कर पाएंगे। ये चीज़ तो है। देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बारे में। हमारे एक टीचर हुआ करते थे, हुआ क्या करते थे मतलब वो आज भी हैं, लेकिन हम जब पढ़ते थे, जब मैं 7th क्लास में था, तो उन्होंने एक बात बोली थी, मतलब मुझे नहीं, पूरी क्लास को ही बोली थी कि देखो बेटा, हमारे टाइम पे भी ऐसा ही होता था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हमको बोलते थे कि देखिए शर्मा जी के लड़के को देखिए, या हमारे जो नेबर में हैं उनको देखिए। तो मेरे को भी उन्होंने बहुत दिखाया। हमारे पड़ोस के एक अंकल का बेटा था, उस बेटे को बहुत दिखाया कि ये देख, ये अभी 12th कर ली इसने, अब ये 30,000 कमा रहा है, तू क्या कर रहा है? तो वो चीज़ सोच तू, और तू भी फॉर्म फिल कर और जॉब कहीं कर ले। लेकिन वहाँ पे उस बच्चे ने, मतलब जो हमारे सर थे, उन्होंने अपनी स्किल्स को ज़्यादा मैटर किया, वहाँ पे रखा कि अपनी स्किल्स को ज़्यादा इम्प्रूव करें। तो आप ये सोचिए कि उन्होंने बाद में ये कहा कि हमको कि देखिए, आज वो जो लड़का है
वो 40,000 रुपये कमा रहा है। मैंने अपनी स्किल पे काम किया, मैंने अच्छा काम किया, मैंने मेहनत की, आज मैं 80,000 रुपये कमा रहा हूँ महीने की। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे हम इंटरेस्ट से काम करते हैं ना, जहाँ हमारा मन करता है, वहाँ अगर हम अच्छे से काम करते हैं तो हम बहुत हाई लेवल पे जाएंगे। वहीं पे अगर हम दूसरों को देख के कोई काम करते हैं या फिर जेलसी की भावना आती है ना कि वो कुछ मेरे से ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो मैं उसी फील्ड में जाके उससे और अच्छा करके दिखाऊं, तो वहाँ पे वो चीज़ें छोड़कर अपने इंटरेस्ट में अगर हम काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है इस चीज़ में। जी बिल्कुल मोहित जी, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। मतलब आपका सार सीधा सीधा ये है कि कंपटीशन खुद से करे, दूसरों से ना करे। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने ऑडियंस के लिए। और मैं एक्सपेक्ट तो यही करती हूँ कि कोई देखेगा तो डेफिनेटली समझेगा कि कंपटीशन अच्छा है लेकिन खुद से अच्छा है। हम जब भी दूसरों से करते हैं तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट में चला जाता है। एंड आपका एक पॉइंट और अच्छा लगा मुझे, जैसे कि आपने कहा कि फैमिली क्या करती है, रिलेटिव्स को बता देती है कि हमारे बच्चे नहीं है स्कूल, या खुशी में बताती है। सब परिवार में बच्चों के लिए तो खुश होता ही है ऑफकोर्स, बट वो क्या होता है, जहाँ तक मुझे लगता है इतना ठीक रहता है अगर आपका बच्चा अच्छा स्कोर करता है तो क्यों ना सिर्फ हम इतना बताएं कि हाँ हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है। स्कोर या मार्क्स को हमें हटा ही देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे पे भी फोकस प्रेशर पड़ता है और पेरेंट्स भी बहुत सोशल प्रेशर ले लेते हैं। अरे हमारे बच्चा ये आ गया, पिछली बार तो हमने फर्स्ट बताया था और इस बार ये आ गया। बहुत देखिए अच्छा। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा हाँ कि जी। जैसे अगर हम जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, वो बताते हैं अपने रिलेटिव्स को, तो वहाँ पे हमको बढ़ा चढ़ाकर बताना बिल्कुल अच्छा नहीं, मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं होती कि हम बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर बताएं कि, या फिर किसी को जलाने के लिए, क्योंकि ये भी हमारे इंडियन कल्चर में या कह लीजिए कि हमारे इंडियन फैमिलीज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि किया थोड़ा सा काम है, बताएंगे बहुत बड़ा। सही तो वहाँ से उनको भी नुकसान होगा कि आगे जाके, ऐसा तो है नहीं कि भाई हर कोई सक्सेस की सीढ़ी हमेशा चढ़ता ही जाए, फेलियर भी देखने को मिलेगा। और जब वो फेलियर दिखेगा तो वही पड़ोसी या फिर वही रिलेटिव आके आपके सिर पे खड़ा होके बोलेगा, हाँ भाई अब बताओ सही कह अब रहे क्या हैं। चल रहा है। सही तो बात। ये चीज़ें आप अभी सोच लीजिए कि जो अच्छा हुआ है अच्छी बात है, उसको एक लिमिटेड सर्टेन वे में ही बताएं कि हाँ भाई ठीक है, हो गया, अच्छा किया। लेकिन बच्चे के सामने तो उसको मोटिवेट रखिए कि भाई हाँ बेटा आपने अच्छा काम किया है, उसको ना तो ज़्यादा चढ़ाइए और ना ऐसा फील कराइए कि हाँ ठीक है आ गया होगा फर्स्ट, मेरे को क्या करना है अब और पढ़ ले। तो ऐसा नहीं, उसको मोटिवेट थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करते रहना ज़रूरी होता है। यस मिस्टर मोहित, आपने काफ़ी अच्छे से बताया कंपटीशन के बारे में, जेलसी के मामले में, कि कंपटीशन किस हद तक अच्छा है और जेलसी जब आती है तो क्या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं। लेकिन एक और बहुत मेजर एरिया है टीनेज एज में जो स्ट्रेस का है, रिलेशनशिप इश्यूज। यहाँ पे अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पे वो उस चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं कि कोई बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है तो कैसे करूँ, नहीं करूँ, क्या ठीक है क्या नहीं है। और इस बीच फैमिलीज से डिस्ट्रैक्शन हो जाती है टीनेजर की। तो इस चीज़ पे हम थोड़ा चाहते हैं कि आप प्रकाश डालें, क्या कुछ होता है इस एज में, क्यों होता है और हम कैसे कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। जी देखिए, आपने पहले बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने जो ये क्वेश्चन किया है, एक तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे कि इन क्वेश्चंस पे हम बात करते नहीं हैं आमतौर पर, हमारी सोसाइटी में बात की जाती ही नहीं है, क्योंकि सबको ऐसा ही लगता है, मतलब पेरेंट्स को खासकर, कि हमने तो दुनिया देखी है, हमारे बच्चे के लिए क्या बेहतर है, किस टाइम पे उसको रोकना चाहिए, कब बोलना चाहिए, हम सिखाएंगे और उसको थोड़ा सा रोक कर रखेंगे, थोड़ा डिसिप्लिन में रखेंगे और अपने आप को ज़्यादा मतलब नॉलेजफुल व्यक्ति उस टाइम पे वो मानते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है इस स्टेज में। तो देखिए, जैसा कि आपने ना रिलेशनशिप की बात की, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो स्टेज होता है, इसमें जैसे जो एज होती है बच्चे की 15 से लेके 18-19 तक, तो इसमें हार्मोन चेंज बहुत ज़्यादा होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं। इसमें बच्चे को अपने प्राइवेट पार्ट्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये ज़रूरी होता है कि हम बच्चों को एक तो सेक्स एजुकेशन दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अगर वो बाहर से सीखेगा, क्योंकि इस बारे में किसी को हमारी सोसाइटी में पता ही नहीं है, बात करेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगी। तो यहाँ पे जिनको पता है तो वो अपने बच्चे के साथ या फिर किसी और, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, उनके पास अगर आप हेल्प ले सकते हैं उनसे,
कि बच्चे में अभी ये सिम्टम्स या फिर थोड़ी ये इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, ट्रू। तो यहाँ पे वो उनसे बात कर सकते हैं, या आप खुद अगर अच्छे से बता पाएँ तो आप बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी होता है कि उनको उस चीज़ के बारे में पता हो, क्योंकि अगर बाहर से वो जानेंगे तो हो सकता है वो गलत चीज़ें जानें, वो आधा ही जानेंगे। आधा जानेंगे और गलत जानेंगे। सही बात है। जितना अगर सही जान पाएंगे तो उनकी लाइफ में थोड़ा सा जो उस चीज़ को जो थिंकिंग होती है, ओवर थिंक ज़्यादा कर लेते हैं वो स्टेज में कि ये तो ऐसे नहीं होता होगा, ये गंदी चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एक बच्चे के मन में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उनको एक सेक्स एजुकेशन दी जाए कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, नेचुरल है जो भी है। तो आपको वहाँ पे एक अच्छे से डिफाइन करना ज़रूरी होता है। और देखिए जैसे आपने जैसे बात की कि अपना एक रिलेशन नहीं बन पाता है पेरेंट्स के साथ। देखिए इस स्टेज में बच्चा जो होता है ना, वो फ्रीडम चाहता है कि उसको कुछ करना, मतलब कुछ किया, मतलब इस स्टेज में वो बच्चा जो होता है वो एक फ्रीडम चाहता है कि वो अपने अंदर से मतलब कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनको बाहर निकालें और उन पर काम करें। लेकिन पेरेंट्स क्या होते हैं कई कई बार कि उन चीज़ों को दबा देते हैं। जैसे कि इस स्टेज में घूमने का बड़ा मन होता है, लड़की का भी लड़के का भी, दोनों का बहुत ज़्यादा मन होता है कि वही वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाएं, और पेरेंट्स ये सोच के मना कर देते हैं कि नहीं बच्चा बाहर जाएगा बिगड़ जाएगा, बिगड़ गया तो फिर हमारे घर की नाक कटवा देगा या कटवा देगी, जैसा भी होता है। तो आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि जो थोड़ा बहुत अगर उनका मन करता है, थोड़ा इंटरेस्ट अगर वो ले रहे हैं किसी चीज़ में, तो उन चीज़ों को करने दिया जाए। हालांकि ज़्यादा फ्रीडम नहीं, बट थोड़ी बहुत फ्रीडम हम दे सकते हैं, जिससे उसकी सेल्फ जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसकी सोशल लाइफ बढ़ेगी। कि ऐसा नहीं कि बाद में वो बोले कि इंट्रोवर्ट हो गया, मैं तो बिल्कुल ही बोल ही नहीं पाता हूँ, फिर पेरेंट्स फिर आके कहेंगे कि मेरा बच्चा तो इंट्रोवर्ट है, बोलता ही नहीं है, शर्माता बहुत ज़्यादा है। तो आप यही स्टेज होती है कि या तो उसका कॉन्फिडेंस हाई पे होगा या बिल्कुल लो पे होगा। अब ये आपके हाथ में होता है। अगर आप मानते हैं ना कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है या आप ज्ञान बहुत ज़्यादा भर भर के कूट कूट के भरा है आपके अंदर, तो आप इन चीज़ों के बारे में सोचिए ज़रा। और रही बात फ्रीडम वाला जो पॉइंट आपने रखा कि भाई ज़्यादा नहीं देनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं, तो यू आर राइट। और आई बिलीव कि फ्रीडम है, जैसे मान लीजिए कि बच्चे हैं यहाँ पे, मुझे लगता है फ्रीडम इस तरीके से देनी चाहिए कि ऐसा भी मत करो कि टाइट कि भाई वो सांस ना ले पाए, और जब सांस ले तो इतना ले कि आप कहीं मिलो ही ना। और या फिर फ्रीडम इतनी भी नहीं देनी चाहिए कि ऊपर छत ही ना हो। फ्रीडम देनी चाहिए इतनी कि वो आराम से जंप कर सके, अपना जो चाहे कर सके, लेकिन बाहर जब बाउंड्रीज कुछ होती हैं, मतलब बाउंड्रीज इन द सेंस जो गलत चीजें हैं, एक होता है बिल्कुल जैसे हम ले सकते हैं सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग अब्यूज, ये सारी चीजें, ये सारा करे तो इतना ऊपर उठे कि गिर के मतलब कि लग के और नीचे आ जाए, ये फ्रीडम होनी चाहिए। And आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, वो भी गलत है, और बिल्कुल ऐसे दबा के रखना भी गलत है। देखिए इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है कि अगर ऐसे पेरेंट्स में बता रहा हूँ कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो या तो आपने ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है लाइफ का, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं। या फिर मान लीजिए कि थोड़ा सा आप किसी और से पूछिए कि क्या कर सकते हैं, मतलब अपने फ्रेंड से पूछिए। कभी कभी क्या होता है ना कि एक इंसान जो होता है वो उसी सिचुएशन से गुजर रहा होता है, तो क्या पता वो थोड़ा सा आपको आइडिया दे दे कि हाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। कोई प्रॉब्लम अगर बच्चा फेस कर रहा है तो हम अगर दूसरे से पूछें तो क्या पता वो कुछ आइडिया दे दे। और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि हमारे आमतौर पर जैसे कि क्लाइंट्स आते हैं ना, टीनेजर्स जो आते हैं, तो उनसे मैंने काफी सुना है, दे विल लाइक कि हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं है, लेकिन हम अपने दादा दादी से जब पूछते हैं ना कि मेरे मम्मी पापा कैसे थे, तो कहते हैं तो ऐसा था, ये तो ये करता था, वो करता था। तो रियलिटी हम सबको पता है, और एज अ साइकोलॉजिस्ट तो हम हर रोज केसेस देखते हैं, क्लाइंट्स देखते हैं, तो और भी डेप्थ में पता है कि हर एक इंसान की सेज सेम आती है, हर एक इंसान टीनेज एज से गुजरा हुआ है, वो चेंजेस सभी में आते हैं, बट स्टिल पेरेंट्स समझते नहीं हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा अलग ही हो। ये चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस तरीके से हम समझा सकते हैं कि जैसे आप हैं, बच्चा भी तो उसी स्टेज से गुजरेगा, वही चेंजेस आएंगे। देखिए जब हर स्टेज अलग अलग होती है,
जी देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के ऊपर दबाव ज़्यादा डालते हैं, एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि एक टाइम पे वो भी एक उस स्टेज से निकले हैं उस स्टेज से कि वो भी बच्चे ही थे, उनका भी मन करता था कि वो भी कुछ अपना इंटरेस्ट का करें, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उनके ऊपर दबाव डालते थे। कभी कुछ कुछ घर में ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमने अपने फादर की, अपने फैमिली की इज्जत की, उन्होंने जैसा बोला वैसा ही हमने किया। तो एक चीज़ वो भी होती है कि वो वैसा ही प्रेशर अपने बच्चे के ऊपर थोपना चाहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग सोच रखता है। आज के समय में उसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं। आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फैल चुका है, कोई नया स्कोप निकल के आ रहा है, कोई नई बात निकल के आ रही है, तो उनका भी मन करता है कि वो अपना इंटरेस्ट पैदा करें और उस इंटरेस्ट के साथ उस काम को भी आगे बढ़ाएं। देखिए, आज के समय में जो पेरेंट्स हैं, आज के समय में नहीं, हर समय में ही पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बना रहता है कि चार लोग क्या बोलेंगे, जिस वजह से वो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको बढ़ाकर अपने बच्चे के ऊपर हमेशा से ही थोपते आए हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है कि दौर बदल रहा है, दौर बदलते वक्त आपको भी बदलना चाहिए, क्योंकि बदलाव जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक पहलू है। अगर हम बदलेंगे नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी होता है कि हम सोसाइटी को छोड़कर थोड़ा सा अपने बच्चे पे भी ध्यान दे लें कि वो करना क्या चाहता है। सही बात। एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, बट इतनी भी नहीं कि वो उस स्टेज से ही मतलब पूरा स्ट्रेस में चला जाए कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये नहीं कर पाया, कि मैंने एक ही चीज़ तो मांगी, मैंने मतलब उन्होंने एक चीज़ ही तो मांगी बट मैं वो भी कंप्लीट नहीं कर पाया या कर पाई। तो वहाँ पे बच्चे के लिए मन में एक दुख, एक गिल्ट सा रह जाता है। तो अपने बच्चे को गिल्ट ना दें। सही काम है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा इस चीज़ पे टिप्पणी दी है। टीनेजर्स के जो स्ट्रेस होते हैं उस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड आई होप कि ऑडियंस अच्छे से समझ पाएगी। और लास्ट में जो आपने कहा कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, ये बिल्कुल सच बात है और हमें प्रकृति के साथ बदलना चाहिए। तो यस, ठीक है। थैंक यू सो मच मिस्टर मोहित, आपने बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया। थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे साथ हैं वर्षा, जो साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करती हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है अडल्टहुड और ओल्ड एज के स्ट्रेस के बारे में। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की इस टॉपिक पे, क्योंकि हम चाइल्डहुड और टीनेजर स्ट्रेस के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे अडल्टहुड और ओल्ड एज स्ट्रेस के बारे में। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वर्षा को बोल देती हूँ कि अब आप ही बोलिए, हम सुनेंगे। थैंक यू दीक्षा, आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी आपके साथ ये बातें शेयर करने के लिए, ताकि हमारी ऑडियंस को भी इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस मिले कि किन किन चीज़ों से हर स्टेज में इंसान को कितने सारे स्ट्रेस और प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ता है। लोग सोचते कि शुरुआत में है, बच्चा है, उसको तो क्या स्ट्रेस होना है। अडल्टहुड में आते तब तो स्ट्रेस की भरमार ही होती, क्योंकि हर चीज़ हमें अपनी अडल्ट एज में ही मैनेज करनी होती है। शादी, बच्चे, अपनी जॉब, सिक्योरिटी, एवरीथिंग, सब कुछ हमें अपनी अडल्ट एज में डिसाइड करना होता है। और ओल्ड एज में क्या होता है कि इंसान वो देखता है कि हर चीज़ मैंने अपनी लाइफ में कर ली है, अब आगे क्या, कैसी लाइफ, उस चीज़ को लेके भी उसके अंदर स्ट्रेस आ जाता है। तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। हमने हमारे चाइल्डहुड स्ट्रेस के बारे में हमने बात की है, टीनेज के स्ट्रेस के बारे में बात की है। अब हम बात करें अडल्ट स्ट्रेस और ओल्ड एज में जो हमें स्ट्रेस फेस करना पड़ता है उनके बारे में, और कैसे हम उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हम शुरुआत में बात करते हैं और यंग अडल्टहुड क्या चीज़ होती है, अडल्टहुड होता क्या है, कि हमारी एज की शुरुआत हम लोग बोलते हैं कि 19 to 40 की एज में हम बोलते हैं कि यंग अडल्टहुड वो हमारा टाइम पीरियड होता है। 90 to 40 वो एज क्राइटेरिया है जिसमें इंसान अपने लाइफ के फेज में स्टेप ले लेता है कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है, अपना कैरियर वो चूज करना शुरू कर देता है। कुछ लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, नहीं चूज कर पाते। क्यों? फैमिली प्रेशर। टीनेज में उन्होंने बताया कि फैमिली चाहती है कि मेरे को ये करना है, लेकिन बच्चा क्या चाहता है उसे पता ही नहीं है क्या चीज करना है। उस टाइम पे उसको एक क्राइसिस फेस करने पड़ेंगे, भाई मैं करना क्या चाह रहा हूँ। लेकिन एट द टाइम यंग अडल्टहुड में वो कुछ ना कुछ हाथ पैर इधर उधर मारते हैं ताकि उनको पता चल जाता है मेरे को काम क्या करना है, क्योंकि एक जॉब सिक्योरिटी उनको चाहिए आगे लाइफ में सेटल होने के लिए। तो जॉब सिक्योरिटी उनको मिल जाती है यंग अडल्टहुड में।
तब वो देखते हैं आगे फैमिली प्लानिंग भी उसको करनी है, शादी का प्रेशर उसके ऊपर आ जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो यंग अडल्टहुड में क्या होता है, एक हमारा एक वर्च्यू नाम की चीज होती है, जो हमारे फेमस साइकोलॉजिस्ट जैसे एरिक एरिक्सन है, उन्होंने हर स्टेज में हमारे वर्चुअल क्राइसिस बताए थे, क्योंकि ये हर एक इंसान में एक बेसिक नीड की तरह काम करती है ये चीजें। अगर वही चीजें फुलफिल नहीं हो पा रही हैं तो उसमें डिस्टॉर्शन आती जाती है चीजों में। तो हमारा जो यंग अडल्टहुड होता है उसमें हमारा वर्च्यू होता है लव, क्योंकि इस एज में बच्चे के हर रिलेशनशिप में वो लोग आते हैं। लव, पेरेंट्स के रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो सकता है, पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है, हमारे बिलवेड के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है, हमारे टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, जो भी हमारा प्रोफेशन है उसमें के कलीग्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, हर चीज में लव मैटर करता है। क्योंकि लव इट्स अ नींव, एक नींव की तरह हमारे बीच में काम करता है, जो उसको एक पौधे को पेड़ बनाने का काम करता है। हर चीज में, हर सिचुएशन में उसको हैंडल करेगा, जो कि प्रॉब्लम्स आती हैं। लव अगर किसी इंसान के पास है, भले बोलते कि कमजोरी भी और ताकत भी वही चीज है, तो एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम लेवल तक चीजें बरकरार रहे तो वो चीज उसको और स्ट्रोंगर बनाती जाती है। लेकिन वहीं इसमें एक क्राइसिस आता है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। क्योंकि इंटीमेसी हाई लेवल पे होती है इस एज में, उनको हर डिजायर्स लाइक लिबिडो बोला जाता है कि बच्चों में ज्यादा होता है, लेकिन इस एज में कहीं ना कहीं वो चीज ट्रिगर करती है उनको, ये चीज कि हाँ भाई ये चीज मेरे लिए एक प्रायोरिटी है, इस एज में मेरे को करनी पड़ेंगी वो चीजें। जैसे उस किसी से प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है, वो उस बंदे से इतना अटैच हो जाते हैं कि एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि वो उससे अलग होना अज्यूम ही नहीं कर पाते कि हम इस इंसान से अलग हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि इतना वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाते कि यही है जो कुछ भी है मेरी लाइफ में। लेकिन उस टाइम पे वो बंदा तो उसको छोड़ के चला गया, बचा कौन, वो इंसान। तो उसको इतनी प्रॉब्लम्स उसके अंदर है, वो आइसोलेशन में चलाता है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, पता नहीं कितने तरह के इश्यूज उसके साथ, पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है वो इंसान। तो उसके पास एक ही चीज होती है कि मैं आइसोलेशन में रहूंगा, हर चीज से अलग, फैमिली से बात करना बंद कर देते हैं, काम तो भूल ही जाओ, क्या काम है क्या कुछ नहीं है, हर चीज उनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग इज डिस्टर्ब, सब कुछ डिस्टर्ब होता चला जाता है। तो आइसोलेशन एक बहुत बुरी, एक्सट्रीम लेवल और बहुत गलत चीज है जो लोग करना शुरू कर देते हैं, जो डिस्टॉर्शन की तरफ लेके जाता है। तो इस चीज को हमें ठीक करना है। कैसे ठीक करना है? लाइक वर्च्यू, केयर, उसको एक सपोर्ट सिस्टम देना है हमें उस इंसान को कि भाई चल वो इंसान तेरी लाइफ से चला गया है, कोई बात नहीं, लेकिन तुझे अपने पे काम करना है। तू क्या चाह रहा है? क्या एक इंसान के ऊपर तेरी पूरी लाइफ जज की जा सकती है? क्या तू उसी के ऊपर डिपेंड था कि वो आया, वो तो कुछ टाइम पहले आया, उससे पहले तेरी लाइफ में कौन लोग थे, उन्होंने तेरे लिए क्या किया, उनकी इम्पोर्टेंस पहचान, अपनी इम्पोर्टेंस को पहचानो, उसको प्यार दो, केयर करो, ये सारी चीजें उसको और निखारने की कोशिश करेंगे। फिर उसका टाइम मैनेजमेंट वो अपना ठीक करेगा, कैसे पहले उसका क्या शेड्यूल था और उसको और किस तरह अच्छे से शेड्यूल कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज करना और अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए रिलैक्सेशन, मेडिटेशन एंड ऑल थिंग्स वो कैन यूज कर सकते हैं। और ज्यादा ही अगर उनको प्रॉब्लम आती है, दे कैन प्रेफर साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर, वो लोग कर सकते हैं, राइट। तो अब ये थी हमारी यंग अडल्टहुड की बात। अब बात करते हैं हम मिडिल अडल्टहुड की। मिडिल अडल्टहुड में हमारा एज क्राइटेरिया रहता है 40 to 60 हम लोग लेके चलते हैं। 40 to 60 उसमें हमारा, लाइक मैंने बात की थी वर्च्यू और क्राइसिस के बारे में, तो इसमें हमारा वर्च्यू होता है केयर और क्राइसिस होते हैं जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। तो इसमें क्या होता है, इस स्टेज में जनरेटिविटी यानी कि कुछ जनरेट करना। वो लोग अपनी पूरा माइंड उस अपने वर्क पे लगा रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में लगा रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ चीजें, ताकि आने वाली जनरेशन को भी उसका कुछ बेनिफिट मिल पाए, राइट। जनरेटिविटी जनरेट की उन्होंने वो चीजें, हर पॉजिटिव चीजें की, या फिर नेगेटिव सेटबैक से भी उन्होंने कुछ सीखा, ताकि उनके जनरेशन को ही आ रही है तो उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को उस चीज से मिले, राइट। ये जनरेटिव। स्टेग्नेशन क्या होता है? स्टेग्नेशन यानी कि टाइम पे कुछ चीजें की, कहीं ना कहीं उसको फेलियर मिल गया, काम किया फेलियर मिल गया, एफर्ट्स डाले देन फेलियर मिला, और एफर्ट्स डाले फिर फेलियर मिल गया। बंदा क्या करेगा उस टाइम पे? टूट जाता है, बिल्कुल ब्रेक, फैमिली सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल टूट जाता है। भाई तूने कर क्या रहा है, तू हर चीज तेरी बर्बाद हो रही है, वो सारी चीजें। तो क्या करता है? स्टेग्नेशन, वहीं की वहीं रुक जाता है, ना तो पीछे देखता है ना वो आगे देखता है। जहां उसको रुकावट मिली,
डिप्रेशन मिला, हर चीज ना मिला, वहीं पे वो रुक गया, स्टेग्नेशन मिल गई। क्यों? जो उसकी जनरेटिविटी वाली पावर थी वो वहीं की वहीं रुकी, कुछ नहीं बचा। वही सारे इश्यूज इसको भी देखने को मिलेंगे फिर, कि मतलब डिप्रेशन में चला जाएगा, वर्कलोड इतना होगा कि वो उस चीज को हैंडल ही नहीं कर पाएगा, टाइम शेड्यूल बिल्कुल ही डिसमैनेज हो जाएगा। ये सारी चीजें उनको देखने को मिलती हैं। तो इन चीजों को हम ठीक कैसे करेंगे? लाइक उसमें था हमारा लव, यहाँ पे हमें लव के साथ साथ प्लस हमें करनी है केयर, हर चीज की केयर। आपका काम के एफर्ट्स कितने डाले उस चीज को भी हमने देखना, ना कि नजरअंदाज करना। कुछ फैमिलीज में क्या होता है कि कोई इंसान कमा के लाता है और उनको कमाई ला के दे देता है कि ऐसे ऐसे इस चीज को चलाना है। क्या वो लोग कभी ये लोग सोचते हैं कि वो कितने एफर्ट्स करके, कितनी मेहनत करके वो चीज वो लेके आ रहा है? नहीं देख पाते कुछ लोग इस चीज को। तो हमें उनके एफर्ट्स को जानना है, उनकी केयर करनी है। ये सारी चीजें हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में और अच्छा कर सके और खुश महसूस कर सके। उसके बच्चों के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा हो, उनके बिलवर्ड के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो, तो ये सारी चीजें इनहांस कर सकते हैं हम लोग। तो ये बात हुई हमारी अडल्टहुड की। ट्रू। मैं इस पे एक चीज पूछना चाहूंगी, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट रखा है कि इस तरीके से कई सारा प्रेशर पड़ जाता है अडल्ट एज में कि वो काम करते हैं और हम उनकी वर्क की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। फैमिली में कई बार ऐसा होता है और ये बहुत ही एक अहम कारण है स्ट्रेस का, क्योंकि इस एज में क्या होता है, स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा है कि भाई काम का स्ट्रेस तो अलग ही है वर्क फील्ड में। अभी वो घर पे आते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा केयर दिखाए इंसान, खासकर मेल आइडेंटिटी को, क्योंकि मेल लोगों को तो हम वैसे ही ज्यादा पूछते नहीं है और ये हमारी समाज में गलत बात है। अब वो घर पे आते हैं और उनको ये दिखा देना कि आप तो इतना अर्न ही नहीं कर रहे हो, मेरी फ्रेंड के पास इतना अच्छा सूट है मेरे पास नहीं है, या बच्चे कंपेयर करने लगते हैं अपने टॉयज को, तो वो एक और दिक्कत आ जाती है। उनसे ये पूछने की बजाय आपका दिन कैसा था, हम पूछते हैं कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। yes, तो इस चीज पे मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और आप प्रकाश डालिए कि क्या कुछ वो फेस करते होंगे। तो पहले फेस तो वो हर चीज करते हैं, क्योंकि वो इंसान पूरा टाइम बाहर जाके काम कर रहा है, वो खून जो भी पसीना वो अपना बाहर है, उसमें एफर्ट्स डाल रहा है अपनी सारी चीजें, लेकिन घर आने के बाद उसको वही स्ट्रेस मिल रहा है, आज ये हुआ आज वो हुआ। या आप बंदा बाहर से आ रहा है, अपने गिलास पानी तक का नहीं पहुंचाते, उसके पास अपना जो भड़ास अपनी उड़ेल दी, तो उसके ऊपर क्या ही इफेक्ट जाएगा, क्योंकि यार घर पे उसको घर आना ही पसंद नहीं होगा। एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन उसके सामने रहेगा, भाई घर जाके मेरे को करना क्या है, वही प्रेशर मेरे को बाहर झेलना पड़ रहा है, वही प्रेशर मेरे को घर के पे झेलना पड़ रहा है। तो इस चीज को हमें ठीक करना चाहिए। एक फैमिली टाइम दो, उसको मी टाइम दो। लाइक वो पार्टनर्स हैं तो उनको कुछ टाइम अपना बाहर घूम के आओ। आप लोग थोड़ा बाहर, अगर आप लोग बाहर वैसे कहीं रेस्टोरेंट वगैरह नहीं जाना चाह रहे हो, आप बाहर अपने गार्डन में घूम सकते हो। एक इतना ये है कि आप एक स्पोर्ट दिखाने के लिए हाथ पकड़ के कुछ टाइम के लिए उनके साथ घूमो, उनसे बात करो। अगर बात नहीं करनी है कुछ टाइम के, वो साइलेंस वाला टाइम, उसकी तो बोलते हैं कई बार खामोशी भी बहुत कुछ बोल के जाती है, तो वो टाइम भी बहुत जरूरी है। इंसान को अपना मी टाइम भी देना है और बच्चों के साथ बच्चों को बताओ कि उनकी इम्पोर्टेंस कितनी है उस चीज में, वो कितना एफर्ट्स आपके लिए डाल रहे हैं, और बच्चों के साथ आपकी इंटरेक्शन कैसा है वो भी मैटर करता है। कि इंसान है कि जॉब करता ही जा रहा करता है, घर पे कैसा उसको पता ही नहीं है, ये सारी चीजें भी बहुत इफेक्ट डालती है। तो बच्चों से भी उतना इंटरेक्शन रखो, उनको हर चीज के बारे में बताओ, बैड नेगेटिव गुड बैड हर चीज के बारे में उनको बताना है। तो इन चीजें वो चीजें आप बात करेंगे, कम्युनिकेशन आपका फैमिली के साथ अच्छा रहेगा हर किसी के साथ, तो वो चीज अपने आप सॉर्ट आउट होती जाती हैं और एक बैलेंस लाइफ, स्मूथली लाइफ आप में एंटर कर जाते हैं और अच्छे से जाते हैं। मिस वर्षा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतना अच्छे से समझा देंगे। ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा था, आपने ऑडियंस को समझाया होगा, शायद बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है, मैं जेंडर इक्वालिटी बिलीव करती हूँ, तो एक दूसरा क्वेश्चन है लड़कियों के ऊपर, यानी कि जो औरतें होती हैं जो बाहर काम करती हैं, वर्किंग होती हैं, ये हम अपने समाज में देखते हैं, बहुत देखते हैं, वो बाहर भी काम कर रहे हैं और मतलब घर में भी काम कर रहे हैं। एंड स्ट्रेस देखिए, क्योंकि स्ट्रेस तो वही बात है, अगर एक आदमी को स्ट्रेस है बाहर, तो एक औरत को भी तो होगा, उसको भी तो एक वर्क बर्डन होगा। लेकिन वो घर पे आती है इस एक्सपेक्टेशन से, अब थोड़ा रेस्ट करूंगी, शायद घर वाले आसपास बैठ जाएं, थोड़ी सी बात करें। एंड अगर एक जॉइंट फैमिली होती है तो खासकर जब तो एक्सपेक्ट क्या किया जाता है, वो आई अच्छा ठीक है मैं ये खाऊंगा, मैं ये खाऊंगी, ये चीज यहाँ रखिए, प्रेस कर देना, उनको काम बताना, तो वो एक अलग सी चीज आ जाती है। और अगर वो बाई चांस बोल दे कि इतना सारा काम मुझसे नहीं होता, तो उसको बोला जाता है तो तुम काम छोड़ दो, राइट। तो इस चीज में मैं चाहती हूँ कि क्या कुछ स्ट्रेस उनको आता हो और क्या हमें करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए।
अब बोलते हैं ना कि मेल को ज्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन नहीं, उसके कंपेयर में फीमेल को बहुत ज्यादा होता है सीरियल में। हर उसको 2 रोल अदा करने पड़ते हैं। बाहर उसको एज अ वर्कर अपना रोल निभाना होता है, घर पे उसे एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ बहू, हर True. चीज, हर उसको रोल अपना निभाना पड़ेगा, क्योंकि बोलते कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको दिखाया गया है हमेशा से कि लड़की है, तेरे को ये सारे काम करने पड़ेंगे। अगर तुझे एक्स्ट्रा काम करना है, पहले ये काम करके जाना, फिर वो काम है वो, क्योंकि वो उसका खुद का जो प्रायोरिटी है वो उसकी सेकेंडरी प्रायोरिटी मानी जाती है कहीं और, राइट। तो उसमें स्ट्रेस दोनों को बराबर हो गया इस चीज में, वर्क स्ट्रेस तो बराबर है, लेकिन उस टाइम पे उसको मैनेज कैसे करना है उस लड़की को। पहले जब बोलते कि जेंडर इक्वालिटी, ये बस नाम की चीज है, होती नहीं है, ये आप भी मानते होगे। लेकिन बस ये उस चीज को बैलेंस करो कि हाँ भाई वो भी एक इंसान है, जेंडर को छोड़ के इंसान की तरह उसको ट्रीट करना शुरू करो कि भी उसको भी प्रॉब्लम होती है, वो भी काम करके आती है। अब चलो मान लो उसको काम करना है, वो उसकी ड्यूटी बन चुकी है कि उसी को ध्यान रखना है, क्योंकि एक फादर के कंपैरिजन में मदर को अच्छे से पता है कि वो चीजें कैसे हैंडल करनी होती है। तो कुछ टाइम उसको दो कि वो आई है, शांत होगी, कुछ टाइम दो, 1 घंटा 2 घंटा उसको रेस्ट दो। बाद में उसको भी पता है उसकी ड्यूटीज क्या है, उसको क्या करना है, तो वो धीरे धीरे अपने काम को करती चली जाएगी। तो किसी को बताने की जरूरत है नहीं कि तेरे को ये करना है वो करना है। और एक चीज होती है कि मिल बांट के काम करना, मिलके काम करना चाहिए। आप काम ज्यादा है उसको डिवाइड कर लो कि इतना काम आप कर लो, इतना काम मैं कर लो, क्योंकि अगर जॉब आप दोनों बराबर की कर रहे हो तो घर के हाउस होल्ड वर्क में भी आपको बराबर की चीजें करनी चाहिए। हर चीज में बराबर के हकदार है, तो दोनों में इक्वालिटी दिखानी चाहिए। जी बिल्कुल। ओके, तो आई होप हमारी ऑडियंस को क्लियर हो चुका होगा किस तरीके के स्ट्रेस होते हैं। वैसे अगर हम इसमें बात करें तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, पता नहीं किस किस पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे कवर की जो बेसिक सा स्ट्रेस है जो आप मैनेज या जो आप फील करते होंगे। इससे तो मैं सिर्फ आपसे यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो घर पे जरूर बात करें, राइट। कि घर पे एक इंटरेक्शन होना इंपॉर्टेंट है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, आप अपनी बात खुल के नहीं रख पाते हो, या फिर शायद एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं है, तो आई थिंक आपको साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से कंसल्ट करना चाहिए, वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं, राइट। क्योंकि हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां हम अपनी चीजें बाहर निकाल पाएं, बाहर अपने फैमिली के साथ या कहीं और नहीं निकाल पा रहे, तो एक ऐसा कॉर्नर ढूंढो आप अपने लिए जो आपके लिए सेफ हो और आपको समझे और उस चीज को हैंडल करने में आपकी और हेल्प करे। ऐसा सेफ जोन हमें चाहिए, तो यू कैन, वो आपको मतलब एक अच्छा सॉल्यूशन ढूंढने में आपकी हेल्प करते हैं, राइट। नाइस। ठीक है मिस वर्षा, तो अब हम जाते हैं ओल्डर एज पे, तो वहाँ पे क्या कुछ होता है आप थोड़ा सा बताइए। ओल्ड एज मतलब एक लास्ट स्टेज आता है हमारी लाइफ का सबसे अलग। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ओल्ड एज में कि ना जो बूढ़े होते हैं वो बच्चों के जैसे होते हैं, राइट। बच्चों जैसे बच्चे होते हैं, मन चले हैं, कुछ चीजें याद रह गई, कुछ भूल गए, कभी खा लिया कभी नहीं खा लिया, ये सारी चीजें। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ बच्चों के साथ कंपेयर बस इन्हीं चीजों से रिलेटेड करते हैं। बच्चा उस टाइम पे वो ग्रो कर रहा है, राइट, वो धीरे धीरे वो चीजें सीख रहा है। वो एक टाइम पे वो चीज भूल रहा है, तो आने वाले टाइम कुछ टाइम के बाद वो चीज भूलने के बाद भी उसको कुछ टाइम के बाद रिमाइंड हो जाती है वो सारी चीजें, और सीखेगा उन चीजों से वो लोग। लेकिन ओल्ड एज में क्या होता है, वो सीख के जा चुका है, उस एज में, उस एज से सीख के जा चुका है, लेकिन वो चीजें अब डिक्लाइन हो रही हैं, भूल रहा है वो उन चीजों को, वो भूलता ही जाता है। उसको कितना ही जोर लगाएगा, उसको एंजाइटी आएगी, स्ट्रेस आएगा कि मेरे को वो चीज याद क्यों नहीं आ रही है। डेमेंशिया की प्रॉब्लम उनको आने शुरू हो जाती है, लाइक अल्जाइमर डिजीज उनको देखने को मिल जाता है कुछ ओल्ड एज में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिलती है। ओल्ड एज का जैसे हमारा टाइम पीरियड हम 62 अबो ही मानते हैं, अगर चीजें जा जाती है, तो इसमें हमारे फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल सारे चेंजेस हमें देखने के मिलते हैं। लाइक अगर हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करते हैं, लाइक इसमें फिजिकल अपीयरेंस में चीज आएगा, झुर्रियाँ आना एंड दांत टूट जाना एंड और ये सारे, वीकनेस इतनी आ जाना कि जॉइंट पेन इतना ज्यादा हो रहा है, वो सारी चीजें, मसल पेन हो रहा है, चलना मुश्किल हो गया है, वॉइस डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाता है, बोलते हुए कपाहट उनके अंदर आने लग जाती है, या फिर जबान लड़खड़ा जाती है, कुछ बोलते हैं और कई बार जो चीज वो बोलना चाह रहे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि बोलना क्या था हमें, वो बोलते बोलते भूल जाते हैं कई बार, तो क्या बात थी पता नहीं, हम तो भूल गए, बाद में याद आएगी तो बता देंगे, ऐसी चीजें होती हैं। ये तो वो लोग भूलना शुरू कर जाते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में ये सारी चीजें, थकान बहुत जल्दी होने लग जाती है उन्हें, क्योंकि एक
टाइम पे इनमें इतनी एनर्जी थी क्योंकि उस टाइम पे आपका खाना पीना बॉडी सब चीज अच्छे से एक्टिव थी। लेकिन ओल्ड एज में आते आते डिस्टॉर्शन हर चीज का शुरू हो जाता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो सारी चीजें में। अगर हम साइकोलॉजिकल चेंजेस की बात करें, इमोशनल चेंजेस आना, इमोशनली डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाते हैं, आइसोलेशन की तरफ ज्यादा भागते हैं। मतलब बोलते हैं कि एज गैप की वजह से क्या होते हैं, बच्चे बोलते हैं कि आप नहीं समझोगे, आपको नहीं पता कुछ भी। अबे तुम समझा किसको रहे हो? वो बंदा तुमसे पहले इस चीज स्टेज से गुजर चुका है, उसको नहीं पता है वो चीज जो तुम उसको बता रहे हो। उस बच्चे को क्या करना चाहिए कि हाँ पापा, मैं मम्मी पापा जो भी हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। उनको समझाओ वो चीज को, जो भी चीज होती है उनसे समझो, फैमिली टाइम दो अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, जो भी है, ताकि वो अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकें। उनसे सीखो, ना कि उनको सिखाओ। आपको टाइम उनसे सीखने का कुछ जितना हो गैदर कर लो, क्या पता आगे वो मिले ना मिले आपको वो चीज बताने के लिए। आप उस सिचुएशन में हो, फिर आप पछताते हो कि काश वो होते तो हम इस सिचुएशन से बाहर निकालते। तो जितना टाइम उनके साथ मिलता है ना, उस टाइम को यूटिलाइज करना है, राइट। अब जैसे हम साइकोलॉजिकल चेंजेस की बात कर रहे थे, इमोशंस ज्यादा वो होते हैं, उनको डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें भी आनी शुरू हो जाती है। बिकॉज 60 के जो जॉब वाला पर्सन है वो रिटायर हो जाता है। जो रिटायरमेंट से जॉब वाले क्राइटेरिया में वो हर पर्सन से जुड़ा हुआ है, मतलब सबसे बात करता है, डेली का उसका शेड्यूल बना है, इतने बजे उठना है, रेडी होकर ऑफिस जाना है, काम करके आना है, फिर घर पे आके खाना खा के सो जाना है, ये उसका शेड्यूल बना है। रिटायरमेंट में क्या होता है, वो एज हो गई है, अब उसका काम उससे खत्म होने वाला है, जो उसका शेड्यूल बना हुआ था, अब एकदम से वो शेड्यूल टूट रहा है, तो बंदे में कितने सारे डिस्टोर्शन आएंगे। उसका जो एक टाइम मैनेजमेंट उसकी बनी होती है, लाइक आर्मी ऑफिसर क्यों कर दे, वो आर्मी से रिटायर होने के बाद भी उसके अंदर वो डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट हर चीज वैसे की वैसे मैनेज रहती है, और अपनी फैमिली में भी वही चीज कोऑर्डिनेट करना चाहता है कि जैसे मैंने वहां देखा वही चीज ऐसे रूल रेगुलेशन के साथ चलती रही, तो वो ठीक नहीं हो पाती है। तो उसमें वो क्या हुआ, वो दिमाग में वो चीज बैठ गई कि ऐसे ही मेरे को रहना है। लेकिन ओल्ड एज में भी यही चीजें होती है, एकदम से वो चीज खत्म हुई है, तो उसको कैसे हैंडल करेगा वो बंदा। तो फैमिली में जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपने काम पे चले जाते हैं, घर पे पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं, तो वो वही बात आइसोलेशन में जाना, चुप रहना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है, काम चल रहा है, खाना पीना बस हो गया, इतना सोचते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो इतना बोलते हैं ना, दम घुटने वाली वाइब्स, वो सारी चीजें उनके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, मेजरली अगर मैं बताऊं तो, अगर ओल्ड एज में आपको ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, तो आप फिजियोलॉजिकल चेंजेस ज्यादा है तो डॉक्टर को जाके आप दिखा सकते हो, दवाइयाँ वगैरह, क्योंकि मेडिसिन पे ही चलता है मोस्टली हमारा काम इस टाइम पे जाके। क्योंकि डाइट जो है हमारी वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। जो हमारा पहले का खाना था, अब जो खाना है वो तो बिल्कुल है ही नहीं, ना के बराबर ही है। तो हमें एक बैलेंस डाइट बनाने की जरूरत होती है, पूरा एक रूटीन सेट करना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है। आप जैसे कॉलोनीज में होते हैं, क्लब्स होते हैं, वहाँ पे एक ओल्ड एज के लिए क्लब्स होते हैं, उन क्लब्स में अपने जो एक ग्रुप बन जाता है उन लोगों का, वहाँ पे जाके अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो ओल्ड एज में है, उनकी फैमिली में भी वही सिनेरियो बना हुआ है, आपकी फैमिली में, तो कहीं ना वो एक जैसे लोग मिलते हैं तो बातें और अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाते हो, अच्छे से वो चीज एक्सप्रेस कर पाओगे। तो ओल्ड एज में अपना वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, योगा आप कर सकते हो, सुबह उठ के इनहेल एक्सहेल मेडिटेशन एंड ऑल थिंग, ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हो, ये सारी चीजें। अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना एक काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट प्रेफर कर सकते हो, ताकि वो आपकी हेल्प करे इन चीज़ों से निकलने में, आपको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करे, राइट। और ओल्ड एज में क्या होता है, विजडम, उनका जो वर्च्यू की, जैसे मैंने पहले बात की, तो इनमें विजडम होता है, क्योंकि विजडम लाइक इन्होंने हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखा है, गेन की है हर चीज़, वो चीज़ उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो उन चीज़ों को। लेकिन एक इनमें क्राइसिस आता है हमारा डिस्पेयर का, ईगो इंटीग्रिटी का। ये लोग एक टाइम इनके अंदर माइंड में ये चीजें आती हैं कि लाइफ में मैंने इतना कुछ कर लिया, जॉब मैंने कर ली, बच्चे हो गए, सेटल है, वेल सेटल है, हर चीज। लेकिन एक कुछ बच्चे होते हैं ना, पेरेंट्स के प्रेशर में वो चीजें कर जाते हैं, लेकिन एट द एंड वो सोचते यार मेरे को जो करना था वो तो मैंने किया ही नहीं, मैंने किया क्या, वो डिस्पेयर होता है, डिसअटैचमेंट उसके अंदर आ जाती है खुद से ही वो इतना सोचते यार मैंने क्यों नहीं किया, यार मैं अपने लिए टाइम क्यों नहीं निकालना, मैंने सबको इतना टाइम दिया, मैंने अपने लिए क्या किया, वो सारी चीजें आती हैं, राइट। तो उसके लिए मैं बोलूंगी एक बार आराम से बैठ के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, आप
क्या चाहते हो, वो चीज आपकी जो क्वालिटीज थी, आपकी जो हैबिट्स थी, उनको रिकॉल करो, आपको क्या चीज पसंद थी, धीरे धीरे उन चीजों को करो। लाइक मैं मानती हूँ फिजिकली आप इतने फिट नहीं होते ओल्ड एज में, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती है जो आप बैठ के कर सकते हो, जो आपको अट्रैक्टिव लगती हैं, क्यूरेटिव लगती हैं। जैसे पेंटिंग आप कर सकते हो, म्यूजिक आप सुन सकते हो, चेस आप खेल सकते हो, ये सारी चीजें, बहुत सारे इंडोर गेम्स होते हैं वो आप कर सकते हो। तो जो चीजें आप करना चाह रहे हैं, जो चीज आप पहले करना चाहते थे, वो अब धीरे धीरे करना शुरू करो, ताकि आपको एक खुशी मिले, अंदर से खुशी मिले कि हाँ भाई मैंने वो चीज कर ली है, राइट। कोई सेटिस्फेक्शन आपके अंदर आ जाता है। डिस्पेयर यानी कि डिसअटैचमेंट आ जाना, दूर सबसे अलग रहना, चुप रहना, ये सारी चीजें उनमें देखने को मिलती है। एक ये बात भी है, जैसे कि आपने कहा था कि बच्चे क्या ही सिखा पाएंगे ओल्ड एज में लोगों को। यू आर राइट कि भाई एक ऐसी एज है कि वो अब सीख नहीं सकते हैं, वो सब कुछ उनमें सेट हो चुका है, अब कोई उम्मीद नहीं है सीखने की। और बच्चा सिखाने की कोशिश करता है, खासकर जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, खासकर वो, क्योंकि जनरेशन गैप आ जाता है, समय बदल चुका है, उनके Right. जमाने में कुछ था, अब कुछ और है, तो वो चाहते हैं कि वो सीखें। एंड रियलिटी क्या है, वो नहीं सीख सकते अभी। कई बार कुछ लोग तो बहुत ज्यादा फ्लॉलेस होते हैं, तो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाते हैं वाली चीजें, तो कुछ लोग इसे मानते हैं। तो आई सजेस्ट कि भाई हमें टाइम टू टाइम चेंज हो जाना चाहिए, बट अगर नहीं हो पा रहा है तो उस चीज को फोर्स नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो एक ज्ञान का भंडार है। जैसे आपने कहा कि उनके पास सीखने को बहुत कुछ है, आपका कोई पॉइंट उनके साथ मैच नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, हो जाता है। जरूरी नहीं आप हर चीज उनको मनवाओ, ठीक है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन उनसे सीख लो, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस है, हम किसी किताब में नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, हम किसी से बात करके एक्सपीरियंस डेफिनेटली मिल रहा है। हम अगर हमारा कोई पॉडकास्ट देख रहा होगा, उन्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे अब बहुत कुछ सीखने को मिला है आप सबसे बात करके, लेकिन स्टिल अभी वो चीज, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बन रहा है। अब मैं जब बूढ़ी आऊंगी तो मेरे पास बहुत सारा होगा, कभी कुछ सीख रही होंगी, कभी कुछ, तो हमें सीखना चाहिए। यस यू आर राइट। और फैमिली को समझना चाहिए, जितना टाइम स्पेंड कर सके उनको अलोन फील ना कराए। यस, थैंक यू सो मच मिस वर्षा कि आपने इतना अच्छा से सब समझाया हमारी ऑडियंस को। डेफिनेटली जो आपकी बातें हैं, जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, जो आपने हर चीज को खोल के और अच्छे से बताया और इस भाषा में बताया कि सब लोग रिलेट कर पाए। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको कुछ भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताना कि ये वाला पार्ट मुझे दी बेस्ट लगा है, ये वाला पार्ट मैंने रिलेट किया। और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट तो डेफिनेटली करना और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।